सम्मयी सुत्तम में अनेकांत कांडक चल रहा है। द्रव्य के गुण और पर्यायों में कोई विशेष अंतर नहीं है, ये बताया जा रहा है। इसलिए पर्याय को ही जो है गुण के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए गुणार्थिक नय का अलग से कथन करना कोई जरूरी नहीं है। आगे इसी बात को और भी कुछ सिद्ध करते हैं। गाथा नंबर 15। जह दससु दस गुणम्य एगम्मी दसत्तडं समं चैव अह्यम्मी विगुण सद्ये तहेय एयं पिदठव्वम्। गुड़ के विषय में चर्चा चल रही है। गुड़ और क्या कहलाता है। जय दससु दस गुणम्य, जैसे 10 चीजों में या 10 गुणे में एगम्मी दसत्तड़म समम चैव, एक में 10 पना समान रूप से ही है। अह्यम्मी भी गुण सद्य, और अधिक में भी गुण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तहेव एयम्पि दट्ठव्वम, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखना चाहिए। यानी गुण शब्द का प्रयोग अनेक तरह से किया जाता है। दस वस्तुओं में 10 गुना कहना और एक वस्तु में 10 गुना कहना, ये समम चैव, ये समान बात है, ऐसा कह रहे हैं। दससु 10 गुणम्मी या एगम्मी दसत्तड़म, यानी हमने अलग अलग 10 वस्तुएं रखी और इस तरह से उनको हमने 10 गुना कह दिया। 10 वस्तुओं में 10 गुने की सिद्धि कर दी। कि 10 तरह की वस्तुएं हैं और ये सब एक से एक अधिक हैं, तो ऐसे 10 वस्तुओं में 10 गुना कहना कि ये 10 गुनी हो गई, 10वीं वस्तु में जाकर के ये गुणवत्ता 10 गुनी हो गई। अथवा एक वस्तु में 10 पना कहना, अथवा एक ही वस्तु में हम 10 गुना कह दें उसको, कोई 10 दसत्तड़म 10 पना कह दें, तो इसमें जो गुणता है वो तो समान ही हो गई। ये दोनों बातें समान ही हो गई। चाहे हम 10 वस्तुओं में ले जाने के बाद में उसे 10 गुना कहें या एक वस्तु में ही हम उसे 10 गुना कह दें, ये दोनों बातें समान है। यानी हम जो है 10 गुने का या 10 पने का जो भाव है, ये बताना चाह रहे हैं कि ये वस्तु में गुण शब्द के प्रयोग के माध्यम से बताया जाता है।
यानी गुण शब्द जो है हमेशा इस तरह से भी प्रयोग में आता है कि ये इससे अधिक है, ये इससे इतने गुना है। तो जो इतने गुना कहना, ये इससे 2 गुना ज़्यादा है, इससे 4 गुना ज़्यादा है ना, 10 गुना ज़्यादा है। तो ये जो गुना कहा जाता है, ये गुण शब्द ही का ही रूप है। हम्म हम्म। तो ये गुण शब्द का ही प्रयोग है, जो किसी भी तरह की कोई भी पर्याय हो उसमें हीनादिकता को अभिव्यक्त करे। हम्म। कोई भी पर्याय में किसी भी तरह का, चाहे रंग में हीनादिकपन हो, चाहे स्पर्श आदि में हीनादिकपन हो, चाहे वस्तु के भार आदि में हीनादिकपन हो, तो ये जो हीनादिकपन किसी भी तरह का वस्तु के साथ में जुड़ता है, तो यह उसकी पर्याय के साथ ही गुण शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। वही, ये हल्का लाल है, फिर ये है ना गेरुआ लाल है, फिर ये सिंदूरी लाल है, फिर ये महरूम लाल हो गया। ऐसे लाल जो है ना बढ़ता जा रहा है, तो उसकी पर्याय जो पहले की अपेक्षा से और अधिक लाल लाल होती चली जा रही है, यही उसके गुण शब्द का यहाँ पर प्रयोग करके बताया जा रहा है। तो कोई भी जो पर्याय होती हैं, उन शब्दों में गुण शब्द का प्रयोग इस तरह से अधिकता के अर्थ में या हीनाधिकता की कंपेयर करने के अर्थ में किया जाता है। इसको ही गुण शब्द कहा गया है। हम्म हम्म। यानी गुण शब्द जो है यही बताता है वस्तु में कि किस वस्तु में क्या चीज हीनाधिक है। हाँ, वो तो सब में ही होगा। वो तो वो सब हो जाएगा, पहले थोड़ा सा। हम्म हम्म। हाँ, तो मतलब गुण का मतलब यही गुणात्मकता है। ये इससे 2 गुना बड़ा है, ये इससे 2 गुना छोटा है, ये इससे 4 गुना ज़्यादा काला है, ये इससे 2 गुना ज़्यादा सफ़ेद है, ये इससे ज़्यादा पीला है, ये इससे ज़्यादा हरा है। तो वो गुना में ही जो है गुण शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम्म यहाँ ये बता रहे हैं कि आप गुण शब्द का प्रयोग किस रूप में करते हैं। तो गुण शब्द को इसी तरह से काम में लाया जाता है। तो ये कितना अच्छा प्रयोगात्मक तो बता रहे हैं। अभी तक जो आप गुड़ गुड़ करते रहते थे, गुड़ तो कोई दिखाई देता नहीं था। तो ये कितना अच्छा प्रयोग बता रहे हैं कि गुणों के कारण से ही ये हीनाधिकता का बोध होता है। किसी भी चीज में जो हीनाधिकता है, कमती ज्यादा, चाहे वो उसके स्पर्श में हो, चाहे रस में हो, चाहे वर्ण में हो, चाहे उसके किसी भी तरह के वेट आदि को लेकर के हो, हाइट को लेकर के हो, जो कुछ भी है ये सब गुणों के कारण से ही हो रहा ना। तो गुण शब्द जो है इस तरह से प्रयोग में आता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इत्यादि को लेकर के। हम्म हम्म हम्म। तो जो पिछली गाथा में ये कहा था ना कि आप संख्या धर्म पर आ गए, तो यहाँ पर उसी का एक तरह से फिर से समाधान है।
कि आप संख्या धर्म पर आ गए तो संख्या धर्म के बिना तो गुण का कोई प्रयोग होता ही नहीं। तो वही यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है, जिससे गुण शब्द में ये हीनादिकता का बोध हो रहा है, तो ये भी तो संख्या धर्म ही है ना। नहीं नहीं, ये किसने कह दिया गुण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं? स्वतंत्र से मतलब गुण का अस्तित्व है, स्वतंत्र की बात बाद में कर लेना। अस्तित्व तो है, ये गुण तो सब मान ही रहे हैं। हाँ, तो उसमें कहाँ कोई बाधा है, वो द्रव्य में ही रहेंगे, लेकिन द्रव्य में ही गुण रहते हुए वह गुणों की ही हीनादिकता से हमें पर्याय में परिवर्तन दिखाई देते हैं। अरे, द्रव्य क्या भला है, गुणों के समूह का नाम ही तो द्रव्य है। तो गुण ही तो हैं जो अनेक प्रकार से उसको कर रहे हैं। द्रव्य को भी अनेक प्रकार से करने वाले गुण हैं। गुणों के ही अनेक प्रकार होने से जो पलटन हो रही है, क्या कहा था कल, परिगमनम, वो पर्याय है। तो बस ये जो परिगमन दिखाई दे रहा है, ये पलटन दिखाई दे रही है, जिसके कारण से हम पिछला और अगला का कंपेयर कर लेते हैं, यही जो है गुण शब्द को बताने वाली चीज है। तो पर्याय के माध्यम से ही हम गुण का अनुमान ये लगा लेते हैं, गुण करने वाले हैं, पर्याय दिखाने वाली है। तो ये उससे 4 गुना है लाल, ये उससे 10 गुना भारी, ये सब जो है उसकी पर्याय जो हो रही है, यही उसके गुणों को व्यक्त कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है, इसमें दिक्कत ही क्या है? ठीक है। अही में अहियम्मी भी गुण सद्य, और अधिकता में भी गुण शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जान लेना चाहिए, है ना। अधिकता में जैसे बोलते ना, इसके इतने गुण आए, वो आज ऐसी बताया करते थे, वो जो उधर कन्नड़ में, दक्षिण में जो है ना, जो कोई पास हो जाता है, कितने नंबर आए, तो कहते इतने गुण आए, तो वह ऐसा बोलते थे। तो उसको गुण बोलते हैं, इतने गुण आए, ये गुण कहे जाते, तो इतना अधिक हो गया वो। हम्म। तो गुण का मतलब अधिक हो गया। तो अधिक अर्थ में भी गुण का प्रयोग किया जाता है। ये इससे गुणवान है, तो माने इसमें कुछ इससे अधिक पना है, ये इससे ज़्यादा ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। तो ये अधिक पने के अर्थ में ही गुणों का प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी भी अर्थ में किसी से कुछ अधिक अपनी योग्यता रखता है, तो वही उसका गुण कहलाता है। तो अधिक अर्थ में गुण का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी गुण का प्रयोग कर लेने में कोई बाधा नहीं है। ऐसा ही गुण का प्रयोग यहाँ करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। फिर आगे कहते हैं, एगंत पक्ष भाव जो पुण्य दब्ब गुण जाई में यम्मी भेयम्मी अह पुब्ब पड़िक कुट्ठो उहाय रणमेत्तमेयम तू। एगंत पक्षवाओ, जो एकांत पक्षपात है, वह द्रव्य गुण जाई भेदम में, जो द्रव्य और गुणों के जाति में जो भेद कर देता है ना, वह एकांत पक्षपात कहलाता है। यानी द्रव्य की जाति अलग है और गुणों की जाति अलग है। तो द्रव्य और गुणों की जाति में भेद कर दोगे तो एकांत पक्षपात आ जाएगा। इसलिए जिस जाति के द्रव्य है उसी जाति के गुण हैं, जिस जाति के गुण हैं उसी जाति के द्रव्य हैं। मतलब द्रव्य ही तो गुण की जाति से होता है भाई। अगर आप ब्राह्मण जाति हैं तो आपके ब्राह्मण जाति का द्रव्य होगा। ब्राह्मण जाति का कोई बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसमें ब्राह्मण जैसा गुण आ जाता है। जैन जाति में कोई बच्चा उत्पन्न हुआ तो जैन जाति का गुण आएगा। है? तो द्रव्य और गुण में जाति भेद नहीं होता।
हम्म। नहीं, एकांत पक्षपात यदि मानते हैं तो उसमें द्रव्य अलग जाति का है और गुण अलग जाति का, ऐसा होगा फिर जब एकांत पक्षपात हो जाएगा। तो जब आपके लिए गुण और जाति एक ही, गुण और द्रव्य की जाति एक ही है ना। चलो इसको इस तरह से समझो, जैसे शास्त्रों में लिखा है मूर्त द्रव्य होता है, मूर्त द्रव्य है ना। तो मूर्त द्रव्य के गुण भी मूर्त होते हैं। क्या कहा? हाँ। और अमूर्त द्रव्य होता है तो उसके गुण भी अमूर्त होते हैं, ऐसा। हाँ। तो जैसा द्रव्य की जाति होगी वैसे ही गुणों की जाति होगी। तो मूर्त द्रव्य के गुण मूर्त हैं, या गुण मूर्त हैं, तो जो गुण जिस द्रव्य में रहेंगे हम उस द्रव्य को मूर्त कहेंगे, है ना। अमूर्त गुण जिसमें है वो अमूर्त द्रव्य है। तो अमूर्त द्रव्य और अमूर्त गुण एक ही जाति के होंगे ना। तो जाति गुणों की और द्रव्य की एक ही होती है ना। जैसे आपके गुण दिख रहे हैं वही आपकी जाति को बता रहा है। हाँ। तो आप में अगर क्षत्रियता के गुण दिख रहे हैं तो क्षत्रिय जाति को बताएगा, आप में ब्राह्मणता के गुण दिख रहे हैं तो आपकी ब्राह्मण जाति को बताएगा। तो गुण और जातियां और द्रव्य की जातियां अलग अलग नहीं है ना। जैसा गुण होगा वही उसका द्रव्य कहलाएगा। भाई ये लड़का ब्राह्मण है क्योंकि इसमें ब्राह्मण वाले गुण दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमेशा बताया जाता है कि द्रव्य और गुण की जाति के भेद नहीं होता, लेकिन जो एकांत पक्षपात रखने वाला होगा, जो द्रव्य और गुणों को भिन्न भिन्न मान रहा है, तो वह द्रव्य की जाति और गुण की जाति में अंतर बताएगा। तो आचार्य कहते हैं कि ये अंतर संभव नहीं है कि द्रव्य अलग है और गुण अलग है, नहीं तो फिर दोनों की जातियां अलग हो जाएंगी। जब आपने द्रव्य से गुण को सर्वथा पृथक कर दिया तो दोनों का स्वभाव अलग हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए द्रव्य और गुण एक ही हैं। जैसी द्रव्य की जाति है वैसे ही गुण की जाति है। अह पुब्ब पड़िकुट्ठो, है ना। ये तो पहले ही हमने पड़िकुट्ठ कर दिया है, प्रतिकृष्ट है पहले ही, ये एक तरह से प्रतिषिद्ध है। प्रतिकृष्ट मतलब प्रतिषिद्ध है। ये पहले से ही हमने इसको निषेध कर रखा है। एकांत पक्षपात तो द्रव्य अलग है गुण अलग है, ऐसा होता ही नहीं है। उदाहरणम एतम, उदाहरण मात्र भी एयम तु, और इसका उदाहरण मात्र भी यही है? आगे दे रहे हैं उदाहरण मात्र इसका। पहले मतलब हमने इसको निषिद्ध कर दिया है और इसका उदाहरण मात्र भी यह है। क्या है? प्यू पुत्त नत्तु भव्य भाऊणम, एक पुरुष संबंधो नयसो एकस्य पिय, तिशेषयाणम पिया होई। वही वाला ये दृष्टांत है कि एक पीयू होता है, पीयू माने पिता कहते हैं, पुत्र माने पुत्र होता है, नत्तु माने नत्तु नाती होता है, नप्त्री नाती। और भव्य, भव्य भव्य माने भांजा। अच्छा। और भाऊ, भाऊ तो बोलते ही है मराठी में। भाऊ, भाऊ माने भाई, है ना। आज भी मराठी में उधर भाऊ बोलते हो, अरे भाऊ सुनता नहीं है। ए? हाँ, भाऊ माने भाई, है ना। कोई महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति आए, आप उसे भाऊ कहोगे तो सुन लेगा वो। भाऊ इधर आओ। तो इधर अपन भाई बोलते हैं, उधर वो भाऊ बोलते हैं। एक ही बात है, कहीं ई होता है कहीं ऊ होता है।
हम्म। तो ये सभी का एक पुरुष से संबंध है। माने एक कोई पुरुष है, वो पीयू भी है, वो पुत्र भी है, वो नत्ती भी है, वो भांजा भी है, वो भाऊ भी है ना। हो जाएगा ना। एक पुरुष पिता भी है, पुत्र भी है, अपने पिता का पुत्र हो गया, पुत्र का पिता हो गया उसका, और नाती हो गया, बहन का भाई, बहन का बेटा भांजा हो गया और भाऊ तो भाई है ही है। तो एक ही पुरुष से ये सब संबंध होते हैं, और ये सभी संबंध नयसु एगस्य पियति शेषयाणम पिया हुई। हाँ, मतलब एक का पिय हो गया तो सबका पिया नहीं हो जाएगा वो, है ना है? पिया का मतलब यहाँ पर पिता है माने अगर वो एक का पिता है तो सबका पिता नहीं हो जाएगा, पिता तो एक ही रहेगा ना। तो एक व्यक्ति में अनेक संबंध बनते हैं, लेकिन वह संबंध सब एक जाति के ही नहीं हो जाते हैं। सब संबंध भिन्न भिन्न जाति के होते हैं, और एक से जो संबंध है वही शेष से संबंध नहीं हो जाता है। शेष की अपेक्षा से संबंध अलग होता है और एक की अपेक्षा से संबंध अलग होता है। तो इस तरह से एक ही व्यक्ति के होने पर भी उसे भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से या संबंधों से उसे भिन्न भिन्न मान लिया जाता है ना। व्यक्ति तो एक है, लेकिन उसे अन्य अन्य संबंधों की अपेक्षा से वह भिन्न भिन्न रूप में आ जाता है। तो उसी तरीके से ये सब द्रव्य गुण पर्याय है ना। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय, ये तीन चीजें आप कह रहे हो अलग अलग, सुन रहे हो। हाँ, ये सब संबंधों की अपेक्षा ही हैं। कुछ अपने अपनी अपेक्षा से उसको हम द्रव्य कह रहे हैं, उसको हम पर्याय कह रहे हैं, उसको हम गुण कह रहे हैं। देखो तो ये सब एक गुण से ही संबंधित चीजें हैं, गुणों से ही संबंधित चीजें हैं सब, है ना। तो गुणों को ही अगर हम अनेक रूप में देखें तो वह गुणों की अनेकता के कारण से वो हमें अनेक गुण एक आधार पर दिखते हैं, तो वो द्रव्य रूप में आ जाता है। और वही गुणों की हमें अनेक प्रकार की परिणतियां दिखती हैं तो पर्याय के रूप में आ जाता है। और वही गुणों के कारण से उसकी पर्याय अलग अलग होने से वो भिन्न भिन्न द्रव्य के रूप में भी कहा जाता है। उसी गुणों में ही कमती बढ़ती होने से वह अधिक गुणवान है या कम गुणवान है, ऐसा कहा जाता है। तो ये सब उस एक गुण के ही आधार पर सब चल रहा है व्यवहार, सुन रहे हो। ये उदाहरण इसमें कभी लगाया नहीं होगा। हाँ, है सब ये, जैसे एक व्यक्ति के संबंध से ही वह नाम अलग अलग पिता पुत्र भांजा भाई पा रहा है, ऐसे ही उस एक गुणों के ही कारण से ये पर्याय हो रही है, ये द्रव्य हो रहा है, ये कमती है, ये ज्यादा है, ये अधिक है, ये गुण वाला, ये कम गुण वाला, ये सब चल रहा है। ये सब गुणों का ही खेल है बस। हाँ, गुणों का ही वह समूह द्रव्य है, गुणों का ही परिणमन पर्याय है। गुण ही अनेक रूप उसको कर रहे हैं, गुण है इसलिए वो अनेक करण करने वाला है, और ये करने के कारण से उसमें परिणमन होता है, सो पर्याय होती है। तो ये सब एक गुण का ही खेल है ये सब। जैसे एक पुरुष के कारण से अनेक उसके संबंधी हो जाते हैं, ऐसे ही गुणों के कारण से ये सब संबंध बने हुए हैं। हैं? हैं?
हाँ, तो ये सब कुछ कहने में अलग अलग आता है, ये द्रव्य है, ये पर्याय है, ये सब है, तो सब गुणों का ही खेल है। तो गुण जो है सबसे मतलब मिला जुला है, उसी को ही हम अलग अलग पर्याय और द्रव्य आदि के रूप में कह लेते हैं। खेल सब गुणों का ही है। हम्म? अरे यार, तुम उसी एक चीज में क्यों लिए बैठे हो? वो एक ही चीज पकड़े बैठे हो तुम कल से। पर्याय किसकी है, गुण की है कि द्रव्य की है? भाई जिसकी होगी हो जाएगी, मना नहीं करा जा रहा ना। एकांत में कोई चीज की मनाही नहीं है। गुण की भी पर्याय हो जाएगी, द्रव्य की भी पर्याय हो जाएगी, सबकी हो जाएगी, दोनों की सदृश भी हो जाएगी, विसदृश भी हो जाएगी। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तो है सब कुछ जो है वो अपेक्षा से ही, जब अपेक्षा से ही गुणों का परिणमन है, अपेक्षा से ही गुणों का समूह द्रव्य है, तो वो गुण की पर्याय, द्रव्य की पर्याय, सब अपेक्षा से ही कहने से है। किसी अपेक्षा से वो गुण की पर्याय, किसी अपेक्षा से वो द्रव्य की पर्याय। तो ये सब अपेक्षा होंगी तो समझ में आएगा, नहीं अपेक्षा होंगी तो कोई गुण की कहेगा, कोई द्रव्य की कहेगा, लड़ाई होगी। वो कहेगा ये पिता है, वो कहेगा ये भांजा है, तो लड़ाई होगी, है ना। तो बस अपेक्षा ही समझना है। तो जिस तरह से बताया जा रहा है ऐसे ही अब आगे कहते हैं, जय संबंध विशिष्टो सो पुरुष भाव निरसो तह दब्बमिंदिगयम् रूवाई विशेषणम लय। जैसे संबंध विशिष्ट वह पुरुष, माने संबंध से विशिष्ट हुआ वह पुरुष, पुरुष भाव के निरतिशय को प्राप्त हो जाता है ना। माने उसमें पुरुष भाव की निरतिशयता निरतिशयता आ जाती है। संबंध विशेष होने से जो संबंध बन जाएगा वह उसी का उसमें अतिशय कहलाएगा। अतिशय माने अधिक, निरतिशय माने उससे रहित, अधिकता से रहित। या जैसे पुरुष है तो पुरुष को कोई पुरुष नहीं कह रहा, है ना। कोई भाई कह रहा है तो भाई के कारण से उसमें अतिशय, ये अतिशय कहलाएगा उसका। वो उसका भाई भी है, वो उसका पिता भी है, वो उसका भांजा भी है। तो ये जो है यही उसका अतिशयपना है ना, अधिकपना है। वो एक पुरुष अनेक रूपों में हो रहा है ना, अनेक संबंध विशिष्टों की अपेक्षा से, तो यही उसका अधिकपना हो गया। अतिशय का मतलब अधिकपना। और निरतिशय माने सामान्य पुरुष रह जाएगा। अगर ऐसा नहीं मानोगे, संबंध विशिष्ट नहीं मानोगे, तो फिर वो पुरुष जो है, पुरुष भाव फिर एक पुरुष ही रह जाएगा, फिर वो और कुछ नहीं रह जाएगा। तो संबंध विशिष्ट होने से जिस प्रकार से वह पुरुष, है ना, अनेक प्रकार के, है ना, अतिशयों से सहित हो जाता है, और वह पुरुष पुरुष भाव की निरतिशयता को प्राप्त हो जाता है। तह दव्वमिंदी गयम, उसी प्रकार से जो इंद्रियगत द्रव्य है, रूप आदि के विशेषणम लहदी, वह रूप आदि के विशेषणों को प्राप्त कर लेता है। जैसे संबंध विशिष्ट होने से वह पुरुष है। यहां पर बीच में थोड़ा सा ऐसा शब्द कुछ और आता, जैसे संबंध विशिष्ट होने पर वह पुरुष है और उसमें पुरुष भाव निरतिशय हो गया है। मतलब इसका अर्थ यह है कि उसमें फिर पुरुष नहीं देखा जा रहा, उसको पुरुष भाव तो निरतिशय हो गया। देखा क्या जा रहा है? ये पिता है, ये पुत्र है, ये भांजा है, ये दादा है, ये देखा जा रहा है। तो पुरुष जो सामान्य भाव है वो तो उसको निरतिशय पने को चला गया, वो तो हीन पने को प्राप्त हो गया। संबंध विशिष्ट से जो संबंध है वो संबंध के रूप में उसको देखा जा रहा है ना। तो ये जो है जिस तरह से ऐसे होता है,
ऐसे ही जो इंद्रियगत द्रव्य है, यानी जो द्रव्य हमारी इंद्रियों से पकड़ में आता है, इंद्रियों से हमारा जो संबंध रखने वाला जो भी द्रव्य होता है, ये पुद्गल द्रव्य, ये भी रूपादि विशेषणों को इसी प्रकार से प्राप्त कर लेता है ना। हाँ, मतलब रूप आदि इसके विशेषण हैं, द्रव्य के रूप आदि विशेषण हो गए। विशेषण जो होते हैं वो गुण ही विशेषण होते हैं। तो द्रव्य के जो रूप आदि हैं, ये सब उसके विशेषणों को प्राप्त करके वही द्रव्य कभी रूप के कारण से आंख का विषय बन जाता है, कभी वह गंध की प्रमुखता से घ्राण का विषय बन जाता है, कभी रस की प्रमुखता से वो जिह्वा का विषय बन जाता है। तो द्रव्य वही है, अपने रूपादि विशेषणों के कारण से, गुणों के कारण से वह अपनी इंद्रिय की विशेषता को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से एक ही द्रव्य का अनेक इंद्रियों से संबंध बन जाता है ना। द्रव्य एक ही है, उसका अनेक इंद्रियों से संबंध जिस अपेक्षा से रखोगे, जिस गुण की अपेक्षा से, वैसे बन जाएगा, है ना। अब आपके पास कोई द्रव्य है तो आपके लिए वो देखने के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए वो सूंघने के लिए हो सकता है, किसी के लिए वो खाने को हो सकता है। ये सब उसकी अपनी अपनी इंद्रिय की विशेषता से वो द्रव्य एक ही रूप आदि गुणों की विशेषता को प्राप्त होता रहता है। तो ये कभी तो ऐसा सोचा ही नहीं गया। इस उदाहरण को हमेशा न्याय में पिता पुत्र के रूप में घटित किया गया, द्रव्य के गुणों के साथ विशेषण के रूप में इसको कभी घटित नहीं किया गया। जो उदाहरण इसमें घटित किया जा रहा है कि संबंध विशेष से वह पुरुष विशिष्ट हो जाता है और उसका जो पुरुषपना है वो निरतिशय को प्राप्त हो जाता है। जब संबंध ध्यान में रहते हैं, उसी तरीके से हम किसी भी द्रव्य को देखते हैं तो हमें वो द्रव्य का अपना निरतिशयपना दिखाई दे जाता है। द्रव्य कोई नहीं देख रहा है, वो उसको रूप की तरह देख रहा है। जिसको रूप चाहिए वो रूप देख रहा है, जिसको गंध चाहिए वो उसमें गंध देख रहा है ना। जिसको अपने जिह्वा का विषय चाहिए वो उसमें रस देख रहा है। तो द्रव्य को इसी रूप में विशेषणों के साथ में देखा जाता है और द्रव्य के जो अपना स्वभाव है वो तो निरतिशय पने को प्राप्त हो जाता है। बस उसके लोग रूपादि गुणों को ही पकड़ते रहते हैं। जैसे पुरुष को कभी पुरुष के रूप में नहीं पकड़ते, ये मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा ताऊ, ऐसे पकड़ते रहते हैं। ऐसे ही द्रव्य को कभी भी द्रव्य के रूप में नहीं पकड़ते, द्रव्य मात्र, उसको रूप रस गंध आदि के रूप में ही द्रव्य को पकड़ते हैं। भांजा मामा है तो उसमें भांजा नहीं है तो मामा रूप वो रहेगा ही नहीं। तो यदि भांजे की उपस्थिति होगी तभी वो मामा कहा जाएगा। तो इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि द्रव्य एक द्रव्य मात्र ही है और गुण जो है उसमें तभी विशेषता को प्राप्त होते हैं जब कोई उसका देखने वाला हो उन गुणों को। जैसे कोई सुनने वाला हो तभी मतलब उसको देखने वाला हो, कोई अंधा है तो उसके लिए नहीं, कोई विशेषता नहीं है। वो नितांत ऐसा नहीं हो सकता कि वो द्रव्य में गुण ना हो और केवल निरपेक्ष रूप से उसमें उस संबंध बन जाए। यानी द्रव्य में जब तक गुण नहीं होंगे, उस तरह का स्वभाव नहीं होगा, तब तक सामने कोई भी उस तरह का अपनी इंद्रिय का विषय नहीं बना पाएगा, है ना। तो द्रव्य में जो गुण हैं वो उसमें निहित हैं। जैसे एक पुरुष में अनेक स्वभाव निहित हैं, तो वह पिता पुत्र भांजा भाई ये स्वभाव उसमें निहित हैं। ऐसा नहीं है कि वो सामने आ गया, है ना, पुत्र, इसलिए वो पिता हो गया। तो वो जो है नितांत निरपेक्ष स्वभाव वाला नहीं है। मतलब कि उसमें स्वभाव तभी आएगा जब उसके अंदर वो स्वभाव निहित होगा। तो पिता का स्वभाव उसमें तभी आएगा जब उसमें पिता का भाव पहले से होगा, तभी उसके लिए पुत्र के सामने होने पर पिता कहा जाएगा। तो स्वभाव तो रहते हैं, जैसे द्रव्य में गुण रहते हैं, ऐसे ही पुरुष में अनेक स्वभाव हैं। तो गुणों का या स्वभाव का संबंध द्रव्य के साथ है। उनको हम किस रूप में पकड़ रहे हैं, तो
एक पुरुष को अनेक संबंधों के साथ पकड़ा जाता है, एक द्रव्य को अपनी इंद्रियों के विषयों के साथ पकड़ा जाता है। तो द्रव्य को पकड़ने के लिए आपके पास इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं है, बस आप 5 इंद्रियों उसके विषय बनाओगे उसको, तो किसी ना किसी इंद्रिय से उसका संबंध बैठ जाएगा। तो ये भी द्रव्य के अंदर स्वभाव है, इसलिए है। पुरुष के अंदर पिता आदि के स्वभाव होते हैं, इसलिए ही हम उससे वो संबंध बना पाते। ऐसा नहीं कि वो पुत्र सामने आ गया इसलिए पिता हो गया, पिता का स्वभाव उसमें निहित है। तो वो स्वभाव के बिना वो कहने में नहीं आएगा संबंध। हाँ, तो उसमें स्वभाव आ गया ना पिता बनने पर, तभी पुत्र के सामने होने पर वो पिता कहलाएगा। द्रव्य है, रूप आदि विशेषण को प्राप्त हो जाता है। मतलब बात तो द्रव्य की जा रही है, गुण की तो की नहीं जा रही। अब तो ठीक है ना, द्रव्य जो है इंद्रियगत जो भी द्रव्य है वो रूप आदि विशेषणों को प्राप्त हो जाता है, तो वही जो है रूप आदि विशेषण हो गए ना उसके। हाँ, वही जैसे किसी ने रूप विशेषण के साथ उस द्रव्य को अपनी इंद्रिय का विषय बना लिया, किसी ने गंध विशेषण के साथ अपनी इंद्रिय का विषय बना लिया, तो वो गंध के साथ विशेषण को प्राप्त हो गया, तो वो गंध द्रव्य कहलाएगा। अब जैसे वो कस्तूरी होती है ना, तो उसको गंध द्रव्य ही माना जाता है। कस्तूरी को गंध की प्रमुखता से ही देखा जाता है ना। मान लो आपकी अगरबत्ती है तो वो गंध द्रव्य ही कहलाएगा, गंध की प्रमुखता से ही देखा जाएगा। तो इस तरह से वो द्रव्य जो है कभी गंध की विशेषता से इंद्रिय का विषय बन गया, कभी रूप की विशेषता से, और कभी स्पर्श आदि की विशेषता से। तो ये रूप आदि उसके विशेषण हो गए, क्योंकि द्रव्य में जो चीज उभर करके आ रही है, जो चीज उसके आपकी इंद्रिय का विषय बन करके सामने आ रही है, वही उसके विशेषण के साथ जुड़ गई, है ना। माने सामने अगर पुत्र होता है तो वह पुत्र के ही रूप में सामने होकर के रहता है ना। अब पुत्र का ही जो है उसमें विशेषपना आ रहा है, पुत्र की विशेषता के कारण से वह उसको पुत्र के रूप में समझ रहा है पिता, ठीक है ना। अब कभी जो है उसको इस तरह से भी जरूरत पड़ सकती है कि वह उसको मित्र के रूप में भी देखे, तो उसका उस समय पर पुत्र स्वभाव वह गौण कर देगा। वो उसको मित्र के रूप में जब देखेगा तो वह उसको मित्र की तरह देखेगा, मित्र की तरह उसको मतलब अपने विशेषण में ले आएगा। तो ये विशेषण तो जो है अपनी उपयोगिता के अनुसार हो जाते हैं। जैसे द्रव्य अपनी इंद्रिय की जैसी उपयोगिता करनी है। अब भाई कस्तूरी रखी है तो कस्तूरी देखने के लिए नहीं रखी, वो सूंघने के लिए रखी है, तो उसमें कोई रूप गुण का विशेषण उभर के नहीं आएगा, उसमें गंध गुण विशेषण उभर के आएगा, ये कहने का मतलब है। तो होता सब में सब कुछ है, लेकिन रूपादि विशेषण वह एक द्रव्य अपने अपने इंद्रियगत संबंधों के कारण से उसको प्राप्त कर लेता है। हाँ हाँ, वो सब चीजें वही हैं। कहने का मतलब मुख्य रूप से यह है कि द्रव्य जो होता है वो भिन्न भिन्न इंद्रिय के संबंधों के कारण से रूप रस आदि विशेषण वाला हो रहा है ना। द्रव्य भिन्न भिन्न इंद्रियों के संबंध के कारण से उसमें रूप विशेषण आ गया, रस विशेषण आ गया, गंध विशेषण वाला हो रहा है। तो इस तरह से उसमें रूप रस गंध आदि का जो है ये इंद्रियों के संबंध से उसमें व्यवहार आ जाता है। जैसा इंद्रिय का ग्रहण हो गया वैसा ही उसमें वो व्यवहार आ गया, है ना। लेकिन वस्तुतः तो वो द्रव्य एक ही है, उसमें रूप रस गंध सब हैं, और वो सामान्य रूप से वह एक द्रव्य है, और उस द्रव्य के ही जो है ये सभी स्वभाव या गुण हैं जो उसमें निहित हैं, बस। तो एक ही द्रव्य में सब कुछ है, लेकिन अपेक्षा भेद से वो भिन्न भिन्न रूप में ग्रहण आता है।
जैसे एक पुरुष अपेक्षा भेद से भिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसे ही एक द्रव्य अलग अलग इंद्रियों के कारण से अलग अलग हो जाता है, लेकिन द्रव्य तो एक ही है। ये कहने का तात्पर्य, मतलब यह है द्रव्य में ही उसके गुण जो है अभेद रूप से निहित हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते हो कि भाई रूप गुण को हमने अलग कर दिया, गंध गुण को हमने उससे अलग कर दिया, तो वो गंध गुण उस द्रव्य से अलग नहीं हो जाएगी, आपकी इंद्री के लिए वह गंध की विशेषता से ग्रहण करने में आ जाएगा। तो कई जो मत वाले हैं ना, जो ये जाति भेद से उसको अलग अलग कर देते हैं, द्रव्य की जाति अलग है और गुण की जाति अलग है। तो अगरबत्ती में गंध जाति का ही द्रव्य पाया जाता है ना, गंध जाति का ही बस स्वभाव है। ऐसा अगर कोई कहे तो अगरबत्ती में सिर्फ गंध ही होती है और कुछ नहीं होता है, तो क्या स्पर्श नहीं होता उसका, क्या रस नहीं होता उसमें, है ना। तो गुणों को द्रव्य से भिन्न रखने का जो अन्य मतों में मान्यता है, उसका ये खंडन करने के लिए अच्छा उदाहरण है ना। चीजें सब एक स्वभाव से एक द्रव्य के अंदर निहित हैं, उन्हें हम अपनी अलग अलग इंद्रियों के भेद से अलग अलग रूप से ग्रहण कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर द्रव्य और उसके रूप आदि जो गुण हैं उनमें अभेदता बता दी गई है ना। तो द्रव्य के साथ उसके गुणों की भी अभेदता होती है, और उधर जो है गुण और पर्याय की बात कर रहे थे, तो कभी गुण और पर्याय को साथ लेकर के चले, अब यहां पर द्रव्य और गुण को साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलो इतना ही बहुत है।